नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य विधान परिषद की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी ने विधान परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को सौंपा। संविधान के अनुच्छेद 101 और 190 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना उनके लिए अनिवार्य था और 30 मार्च उस समय सीमा की आखिरी तारीख थी। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश के इस फैसले ने एक युग का अंत कर दिया है। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और इसका असर कई राज्यों में एक साथ देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत करीब 17 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और 80 की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली और तेज तूफान का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। यह बदलाव किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार की अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सूत्रों के अनुसार नीतीश के बेटे निशांत कुमार को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीएम पद के प्रमुख दावेदारों में डिप्टी सीएम समरथ चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नाम प्रमुखता से चर्चा में है। अगर बीजेपी को सीएम पद मिलता है तो यह पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने भी आज बिहार विधानसभा में बंकीपुर सीट से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भावनापूर्ण संदेश में कहा कि यह अंत नहीं बल्कि एक बड़े मंच पर जनसेवा की शुरुआत है। नबीन ने लिखा कि जनवरी 2006 में पिता के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने उन्हें मौका दिया था। आज उसी विश्वास का प्रतिफल है। यह बिहार बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमण का समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जो पार्टी वर्षों से सुशासन का दावा करती रही, क्या वह अब बिहार की जनता को जवाब देगी। उन्होंने बिजली, महंगाई, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर नई बनने वाली सरकार को चेतावनी दी और बंगाल असम चुनाव को लेकर भी अपनी राय जाहिर की। पटना विश्वविद्यालय में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब सीएम नीतीश कुमार नए प्रशासनिक और अकादमिक भवनों के उद्घाटन के लिए पहुंचे। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नौकरियों में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली से जुड़ी थी। विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल रहा और भारी पुलिस बल तैनात रहा। यह घटना नीतीश के राजनीतिक विदाई के दिन और भी प्रतीकात्मक बन गई। मुजफ्फरपुर के गैघाट में हुए विवादास्पद पुलिस रेड मामले में एसएसपी कंठेश कुमार मिश्र ने पूरी रेड टीम को निलंबित कर दिया, जिसमें तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह भी शामिल है। 17 से 18 मार्च की रात हुई इस रेड में स्थानीय निवासी जगतवीर राय की मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पुलिस बल पर्याप्त बिना और उचित इंटेलिजेंस इनपुट के रेड पर निकली थी। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और न्याय की मांग की थी। बिहार में बिजली दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ एलपीजी महंगी हुई, दूसरी तरफ बिजली के बिल बढ़े, आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि नई सरकार के आने के बाद भी जनता को राहत नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि 7 मार्च से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते होर्मुज जल संधि में व्यवधान को बताया जा रहा है। पटना हॉस्टल कांड में पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी है और 30 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई निर्धारित थी। यह मामला पटना के एक छात्रावास में कथित यौन शोषण से जुड़ा है, जिसने बिहार में काफी हलचल मचाई थी। सीबीआई की रिपोर्ट पर अब अदालत और पीड़ित परिवारों की नजरें टिकी है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। बिहार में को और राजस्व अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जो काम पर नहीं लौटे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि काम पर वापस न आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब बिहार में राजनीतिक संक्रमण का दौर चल रहा है। प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखना नई सरकार की प्राथमिकता होगी। जमीन और राजस्व विवादों में बढ़ती शिकायतों के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जैन सूरज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी जो भी नाम आगे करेगी वो नेता जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा जब तक व्यवस्थागत बदलाव नहीं होता। उन्होंने युवाओं को संगठित होने और जन सुराज से जुड़ने का आह्वान किया। प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चरम पर है। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बीच बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात को कई राजनीतिक पर्यवेक्षक नए सत्ता समीकरणों की तलाश के रूप में देख रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा से विधायक है और बिहार की राजनीति में उनका अपना खास प्रभाव है। यह मुलाकात नीतीश के इस्तीफे वाले दिन हुई जिसने और भी अटकलों को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की। भारत में एलपीजी और ऊर्जा आपूर्ति पर इस युद्ध के असर को लेकर सरकार सतर्क है। पीएम ने संसद में कोविड जैसी तैयारी की बात कही थी जिससे सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाहें फैल गई थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। यह तैयारी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने विभाग से बढ़ाने के लिए कहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,000 और सहायिकाओं का मानदेय 3,000 रूपए तक बढ़ सकता है। प्रदेश में लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 और 1 लाख सहायिकाओं को 4,000 रूपए महीना मानदेय मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह को उनके पद की शपथ ग्रहण पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कदम को भारत नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ रणनीतिक साझेदार भी है। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए यह रिश्ता बिहार वासियों के लिए भी खास महत्व रखता है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना जरूरी किया है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन अब सिर्फ लिंक करना ही काफी नहीं है। अगर आपके पैन कार्ड और आधार में नाम की स्पेलिंग अलग है तो 1 अप्रैल के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। यानी पैन होते हुए भी आप उसे बैंकिंग, ITR फाइलिंग या किसी भी फाइनेंशियल काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस CM बाइंडिंग नियम की डेडलाइन बढ़ा सकता है। इसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी एप्स को सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी है। यानी जिस नंबर से आप ऐप चला रहे हैं उसकी सिम आपकी डिवाइस में होना जरूरी होगा। इस नियम को लागू करने में आ रही टेक्निकल दिक्कतों के चलते कंपनियों ने समय मांगा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एप्स के गलत इस्तेमाल और साइबर क्राइम को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। जनगणना 2027 के नए नियम ने सबको चौंका दिया है। जनगणना के दौरान लिव इन कपल को विवाहित के रूप में गिना जाएगा। इसके लिए किसी दस्तावेज या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी दी जाएगी उसे व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास के आधार पर दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। लोग खुद ही अपने परिवार का डेटा पोर्टल पर भर सकेंगे। इस नई व्यवस्था में 45 दिनों का हाउस लिस्टिंग फेज रखा गया है। केरल की एक सभा में राहुल गांधी ने कहा, मैंने स्पीच शुरू की तो माइक देखा, इस पर लिखा है मेड इन चाइना, इस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया या स्टेट ऑफ ओरिजिन केरल क्यों नहीं लिखा? ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि केरल के युवाओं को नौकरी मिलेगी? हम केरल में चीजें कैसे बनाएंगे अगर सिर्फ 1 या 2 कंपनियां केरल का भविष्य कंट्रोल करेंगी? आपके CM और PM इस देश को अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं। जनगणना के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सवाल पूछने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों को भेजे गए एक पत्र में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि यदि अधिकारी जानबूझकर कोई आपत्तिजनक या अनुचित प्रश्न पूछता है, कोई गलत जानकारी देता है, केंद्र या राज्य सरकार की बिना अनुमति के जनगणना के दौरान प्राप्त जानकारी का खुलासा करने का दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। केरलम में राहुल गांधी ने सबरीमाला के मुद्दे पर PM मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी कल यहाँ आए थे और वे जहाँ भी जाते हैं मंदिर और धर्म की बात करते हैं, लेकिन सबरीमाला में जो हुआ उसे वे भूल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी मोर्चे के नेताओं ने अयप्पा मंदिर का सोना ले लिया और उसकी जगह पीतल रख दिया। धर्म की राजनीति करने वाली BJP इस गंभीर मुद्दे पर केरलम सरकार के खिलाफ चुप क्यों है? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में हो रही जंग पर बहस की मांग कर रहे हैं। पूरा देश संकट में है। गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। संकट और आ रहा है। युद्ध पर राजनीति करना ठीक नहीं रहता। इस मामले पर पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्या हो रही है उसका समाधान चाहते हैं। इसलिए हम बहस की मांग कर रहे हैं। चर्चा होगी तो हम सुझाव देंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नियां अधिक गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने पतियों की मासिक कमाई को अधिक बताती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पत्नियों के दावों और तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। एक शख्स ने याचिका दायर की थी कि उसकी मासिक कमाई 11,000 है, लेकिन पत्नी ने 80,000 बताया है। यह मामला फैमिली कोर्ट में है।